हेलो फ्रेंड्स। तो आज की डेट है 21 जुलाई 2020 एंड लेट्स सी कि हम लोग आज द हिंदू में क्या क्या डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल्स हैं आजकल एडिटोरियल से, और एक जो फर्स्ट आर्टिकल है वो हमारा नेशनल न्यूज़ से है, जिसमें एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उनका एक आर्टिकल आया है। मतलब वो खुद नहीं लिखे हैं, वो एक कहीं पे कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है वो सारा कुछ है। जयशंकर प्रसाद का सारे आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज वो एक्स डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो काफ़ी सेंसिबल बातें होती हैं उनकी। और एक व्यू पता चलता है कि एक एक्स डिप्लोमेट है, उसके बाद अभी जो मिनिस्टर हुए हैं, तो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से क्या व्यू हमें एग्जामिनेशन पॉइंट में भी लिखना चाहिए, जिस वजह से ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल है हमारा स्कूल्स रीओपनिंग के ऊपर में, पैंडमिक की वजह से जो असर पड़ रहा है, ग्लोबल इश्यूज क्या हो रहे हैं और इंडिया में वो किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर है। थर्ड आर्टिकल है रूल ऑन मॉब, मॉब लिंचिंग किस प्रकार से इंडिया में फैलता जा रहा है। कुछ दिन पहले जो अभी बांग्लादेशी जिनके ऊपर मॉब लिंचिंग हुआ था, उनकी बॉडी को अब इंडिया वापस करिए बांग्लादेश अथॉरिटीज़ के ऊपर। फोर्थ आर्टिकल हमारा मोर ऑन द क्राइसिस की, ये जो अभी पैंडमिक इशू हुआ है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, तो इसके ऊपर किस प्रकार से ऑल ओवर वर्ल्ड इनोवेशंस किया जा रहा है और ये चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझा जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और भी बहुत सारे अलग अलग मेजर्स में, और किस प्रकार से हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ये डायमेंशन हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। खैर, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि जो हम जितने भी आर्टिकल डिस्कस करते हैं द हिंदू से रिलेटेड, या फिर कोई और भी मैप्स जो अभी चल रहा है अलग डायमेंशन में, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी हम लोग अभी कर रहे हैं, तो उन सब का आर्टिकल्स जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे हमारा मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च बार में जाकर के द हिंदू 365 बिना किसी भी स्पेस के आपको टाइप करना है। फिर उसके बाद gkmonk.com आपको चैनल सजेस्ट हो जाएगा, उसके अंदर जाओगे आप तो फाइल सेक्शन में आपको सारे आर्टिकल्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल हमारा, इंडिया विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ अलायंस सिस्टम सेज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर वन टू, तो इस समय क्या हुआ था कि जो बड़े देश थे उस समय, काफ़ी संपन्न जो देश थे, वो लोग एक एक साइड चुन लिए, या तो यूएसए या फिर आपका जो मतलब और या फिर जो दूसरा साइड था आपका जापान, उधर साइड में। तो इस वजह से क्या हुआ कि जितने भी आपके न्यू जो उस समय जो मिडिल इकोनॉमी वाली कंपनी थी, कंट्रीज थी, या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल इंडिया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, तो ये लोग बीच में रह गए। ये लोग इसलिए किसी जगह पे नहीं गए क्योंकि बिकॉज ये लोग स्मॉलर कंट्रीज थे, तो इनके इंटरेस्ट जो थे बहुत, मतलब इनको उतना वॉइस तो उतना बड़े पोर्टल पे मिलता नहीं कुछ बोलने का, और इनको सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता कि इनके पास मैन है और इनको वहाँ पे जाके इनकी शहादत होती रहती। तो जिस वजह से इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज में अलाइन नहीं हुए थे। हालांकि इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स उसमें गए थे, बिकॉज उस समय इंडिया जो है वो ब्रिटिश से कॉलोनाइज था, तो इस वजह से ब्रिटिश जो है हमारे यहाँ से बहुत सारे फौजी ले जा करके और अपने तरफ से लड़वाता था। ये अलग बात है, लेकिन इंडिया एज अ कंट्री जो है, हमारे जो यहाँ पे जो कांग्रेस थी और जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो हम लोग कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। हम लोग नॉन अलाइंड रहे। इनफैक्ट जो कोल्ड वॉर हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद भी हम लोग किसी एक कंट्री की तरफ, यूएसएसआर या फिर यूएसए की तरफ नहीं गए। हम लोग अपने नॉन लैंड रहे थे। तो इसी के ऊपर में फिर से अभी जयशंकर प्रसाद बोलते हैं एक जगह मीटिंग में, वो बोलते हैं कि देखिए, इंडिया का ये जो नॉन लैंड कॉन्सेप्ट जो है वर्ल्ड में, वो पुराना हो गया बेशक, लेकिन इंडिया कभी भी किसी अलायंस की तरफ न था और न रहेगा। बिकॉज ये जो चर्चा अभी उठ रही है, हमने 2 दिन पहले भी एक डिस्कस किया था आर्टिकल, शायद कल ही किया था, कि अभी जो मालाबार, जो फिर से मालाबार के अंदर जो एक्सरसाइज होता है मालाबार नेवी का, तो उसके अंदर पहले से जापान, इंडिया और यूएसए था। अभी उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड करना का बात चल रहा है। तो इसके पहले भी क्वाड जो हम लोग एक नेवल एक्सरसाइज करते हैं, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान रहे। तो ये फिर से एक नया हमारा एक सेम ग्रुप से नया एक एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज हम लोग का बन रहा है। तो इसके वजह से इसके ऊपर जो बोलते हैं ये, मतलब बहुत सारा ऐसा वर्ल्ड वाइड चल रहा है कि इंडिया जो है वो यूएसए की तरफ, खास करके चाइना, ये चीज़ को बार बार रिएटरेट कर रहा है ताकि हम लोग का यूएसएसआर से जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसके ऊपर ही ये हो सकता है, इनके ऊपर ये क्वेश्चन आया होगा कि इंडिया क्या अब शिफ्ट कर रहा है यूएसए की तरफ। तो उनको एक वो ये कहते हैं कि हम किसी भी अलायंस के तरफ नहीं जाते हैं कभी भी। हम लोग नॉन अलाइंड थे और अभी भी नॉन अलाइंड पे ही विश्वास रखते हैं, भले कि ये नॉन अलाइंड जो है कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। तो इसके ऊपर फिर और आगे क्वेश्चंस पूछते हैं वो कि क्यों नॉन अलाइंड आप रखना चाहते हो। तो जयशंकर से कहते हैं कि देखिए, जियो पॉलिटिक्स जो
हमेशा होता है, उसमें बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ होते हैं और भी बहुत सारे आपके इश्यूज़ होते हैं, जिसके ऊपर कभी तो कोई कंट्री कैपिटलाइज़ कर पाती है, कभी नहीं कर पाती है। लेकिन वो कैपिटलाइज़ करने के लिए उसके पास एक से होना चाहिए और वो से होने के लिए उसको सोवेरियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अपने आप को सेफ समझते हैं एक बिगर अम्ब्रेला के अंडर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनका इशारा था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। लेकिन अब जो है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो अपना रीपोज़िशनिंग करने लग गया है कुछ दिन पहले से, जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज से वो अपना हाथ खींच लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना हाथ खींच लिया। तो अब वो जो अम्ब्रेला है, बिग अम्ब्रेला, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूनाइटेड स्टेट्स है और यूनाइटेड स्टेट्स के जो अलाइन्ड कंट्री हैं, उनको उस पोर्टल पे उनको एक थोड़ा-सा आवाज़ मिलता था बोलने का। लेकिन अब जब यूनाइटेड स्टेट्स वो सब जगह से हटते जा रहा है, तो उनके लिए अपना एक ऑटोनॉमिक प्रूव करने के लिए या फिर एक ऑटोनॉमी अपना बनाने के लिए वर्ल्ड लेवल पे एक अलग चैलेंज उभर कर के आ रहा है, जिससे उनको फेस करना पड़ रहा है। इंडिया ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया शुरू से ही अपने आवाज़ों को हर जगह खुद से रखना सीखा है और जानता है, और जिस वजह से हम लोग के लिए ये अभी मैटर नहीं करता है कि हम लोग किसकी तरफ जाएँ या फिर यूएसए की तरफ अगर हम आ गए हैं, तो मतलब जो भी अब जो बातें चल रही हैं, सब रेटोरिक जो चल रही है, उसको हम नकारते हैं। इंडिया के पास उसके बाद वो आगे कहते हैं कि इंडिया के पास इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी फ़िलहाल, जिसको हम लोग को लेना है और हम लोग को अभी रिस्क लेना चाहिए। इंडिया मस्ट टेक ऑन द रिस्क, कि जिसमें हम लोग को प्रोएक्टिव स्टांस लेने का है। कनेक्टिविटी, जैसे 5G के ऊपर बात चल रहा है कि हम लोग को चाइना से नहीं लेना है, हुआई से हम लोग को एरिक्सन या फिर नोकिया से लेना है, जो यूरोपियन और यूएस की कंपनीज़ हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी, जैसे कि अभी हम लोग नया-नया अलायंस बना रहे हैं, क्वाड, मालाबार। क्लाइमेट चेंज के इश्यू के ऊपर में, जैसे कि हम लोग पेरिस क्लाइमेट चेंज और फिर ग्लोबल सोलर अलायंस के ऊपर हम लोग अभी लीड करते हैं। मतलब हम ही लोग से, इंडिया से ही शुरू हुआ था सोलर अलायंस, तो उसके ऊपर हम लोग को अभी और स्टेप्स उठाना है। और टेररिज्म, जैसे कि हम लोग हमेशा हर एक पोर्टल के ऊपर टेररिज्म के ऊपर बात उठाते हैं और पाकिस्तान की ले लेते हैं, तो ये अभी हम लोग को और थोड़ा-सा कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद ये उसके बाद भी ये कमेंट नहीं किए कि नेपाल के साथ जो हमारा जो अभी, या फिर जो एलएसी के ऊपर जो हमारा अभी टेंशन चल रहा है चाइना के साथ, उसके ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया। हालाँकि उन्होंने ये कहा कि देखिए, चाइना की इकोनॉमी 1988 में हमारे बहुत बराबर थी। लेकिन उसके बाद जो कमिंग डेकेड्स आए हैं, बिल्कुल 2 से 3 डेकेड के अंदर में वो जितना हम लोग को सरपास किया है, अभी फ़िलहाल 5 गुना हमसे बड़ी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी से बड़ी चाइना की इकोनॉमी है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि देखिए, एक्सटेंसिवली हम लोग इंडस्ट्रियलाइज़ नहीं हुए और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिए। जो हम लोग बहुत लेट खोले आपका, और ये चीज़ जब हम खोल भी दिए, उसके बाद भी हम लोग में थोड़ा-सा फ़ियर था, क्योंकि हम लोग एक कॉलोनाइज़्ड नेशन थे, तो हम लोग को अभी भी फ़ियर था कि कहीं बाहर की कंपनीज़ आके हमें ओवरपावर ना कर दें, हमारी सरकार को। तो हम लोग धीरे-धीरे करके खोले, और इस वजह से जो है हमें थोड़ा-सा अभी हम लोग का स्लो ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है उनसे कि इंडिया जो अभी बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हाथ खींच लिया, जैसे कि उनका इशारा था आरसीईपी से। तो जैसे लास्ट ईयर जो ऐसे खबर आया था, प्रधानमंत्री मोदी का एक इंटरव्यू भी आया था, मतलब भाषण भी आया था, इसमें वो बोले कि आरसीईपी सब हम अपना हाथ खो खींच रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और ये सब अभी भी उनको, हम लोग को, इंडिया को अभी कह रहा है, मतलब बटरिंग कर रहा है कि नहीं, आप आ जाइए, आ जाइए। लेकिन इंडिया अभी फ़िलहाल इसमें जाने का मूड में नहीं है, क्योंकि ऐसा जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हम आरसीईपी से जब वहाँ से हटे थे, इस वजह से हटे हम थे क्योंकि हमारा वहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा था। ट्रेड बेनिफिट बहुत कम था, और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और फिर उसके बाद अभी जो नया डाटा पॉलिसी उनके बाद आने वाला था, तो उसमें भी इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं, उनको अंडरमाइन किया जा रहा था, जिस वजह से हम लोग उससे हटना सही समझा। इश्यूज़ विद नेबर, तो नेबर में उन्होंने कह रहे हैं कि देखिए, आपका ऐसा देखा जाता है कि नेबर कंट्रीज़ के साथ इंडिया जो है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फ़ोर्स प्रूव होता है। तो वो ये कहते हैं, देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया डोमिनेटिंग फ़ोर्स प्रूव होता है या फिर इंडिया डोमिनेशन वहाँ पे दिखाता है अपना। एक्चुअली क्या है कि कभी भी अगर आप एक बड़ी मछली हो, अगर आपके आस-पास में छोटी मछली कुछ अगर आपसे सराउंडेड है, तो जितने भी जो डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं उन सब छोटी कंट्रीज़ में, तो इंडिया को एक पंचिंग बैग की तरह वहाँ पे समझा जाता है। आप देखिए, श्रीलंका में अगर सरकार गिर रही है, तो वो लोग इशारा करते हैं, वहाँ की जनता इशारा करती है कि इंडिया का इंटरफेरेंस आ रहा है। नेपाल में कुछ सीन होता है, उन लोग का सरकार गिरने लगता है, किसी लीडर का अगर अपना नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, तो वो लोग इंडिया के ऊपर इशारा करने लगते हैं, इंडिया हमारी सरकार गिरा रहा है, इंडिया हमारी ये कर रहा है। तो इंडिया को हमेशा एक पंचिंग बैग की तरह दिखाया जाता है। तो जिस वजह से कहीं न कहीं एक वर्ल्ड लेवल पे हमारी जो इमेज है वो इस प्रकार से बन जाती है। लेकिन आप देखिए कि कभी भी हम लोग किसी के
इंटरनल मैटर में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किए हैं। दूसरी बात ये कि हम लोग कभी भी एनक्रोचमेंट की तरफ नहीं गए हैं, उनके सीमा विवाद के ऊपर हम लोग नहीं गए हैं कभी भी। तो ये इसके ऊपर लास्ट में ये भी कहते हैं कि देखिए कहीं पे भी कुछ अगर शार्प पोजीशनिंग ऑफ किसी लीडरशिप होता है किसी भी कंट्री के अंदर में, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो मीडिया प्ले करता है। अगर लीडर थोड़ा सा भी कुछ कहा तो उसको मैग्नीफाई करके मीडिया किस प्रकार से उसको रखता है ये हम सबको पता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा नो राइट आंसर ऑन डिसीजन ऑफ रीओपनिंग स्कूल। तो देखिए अभी ग्लोबल हमारा प्रॉब्लम चल रहा है आपका एपिडेमियोलॉजी एविडेंस, मतलब एविडेंसेस है कि बहुत ज़्यादा जो पैंडेमिक है अभी कब ख़त्म होगा ये इसका प्रिडिक्ट करना भी ठीक मतलब हमारे लिए संभव नहीं है। तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो सब लोग अपना अपना तरीका अपना रहा है और कोशिश कर रहा है कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर में कैसे भी करके जो एजुकेशन जो है डायरेक्ट स्कूलिंग जो है वो सब सारा कुछ हम लोग स्टार्ट कर पाएँ। हालांकि सेंटर की तरफ से सीबीएसई ने कहा है कि हम लोग जो सिलेबस है उसको कम कर देंगे और उसके बाद हम लोग जो है स्कूलिंग जो है वो कंटिन्यू करवाएँगे। लेकिन फिर भी अभी तक सैटिस्फैक्टरी कहीं से भी ऐसा किसी भी दूसरे वर्ल्ड पार्ट से भी या फिर इंडिया से भी ऐसा कुछ सैटिस्फैक्टरी एक सॉल्यूशन नहीं निकल कर के आ पाया है, जो कि पॉलिसी मेकर्स अवेल कर सकें ताकि जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उनके आगे के लाइवलीहुड और इकोनॉमिकल लॉसेस के ऊपर, तो वो हम लोग एड्रेस कर पाएँ मतलब एफिशिएंटली। तो कुछ ऐसा कंट्रीज़ में और फिर इंडिया में भी फ़िलहाल जो मेट्रो सिटीज़ हैं और सब बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे ऐसा दिखाया था कि रिमोट ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ हम लोग अवेल करवा रहे हैं और ऐसा एक ऑप्शन समझ रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग से हम लोग इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं पैंडेमिक के इश्यू को। लेकिन इंडिया में ये चीज़ अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका है या फिर नहीं उतना एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं हो पाता है इंटीरियर एरियाज़ में या फिर टायर 2-3 सिटीज़ में। बिकॉज़ आपको पता है कि इंडिया के अंदर में जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी की वजह से होता है और जो रूरल अर्बन एरिया रिच पुअर वाला जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर वो डिजिटल इंडिया को एक्सेलरेट करने में बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कंप्यूटर एक्सेस नहीं है। कंप्यूटर एक्सेस है तो बहुत सारे में कनेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेट्स में नहीं है। तो कहीं न कहीं जो जियोग्राफिकल और इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है वो हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक हर्डल की तरह यहाँ पे साबित हो रहा है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे हाई टेरेन्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। बहुत जगह पे टीवी सेट्स नहीं है लोगों के पास। तो जिस वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग को मतलब एड्रेस करना पड़ रहा है इंडिया के अंदर। जिस वजह से 21 आउट ऑफ 36 स्टेट्स जो इंडिया के हैं इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज़ उसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं कि किस प्रकार से हम लोग को आगे क्या डायरेक्शन में क्लासेस को चालू करना है डायरेक्ट क्लासेस को। और इस वजह से ही आप देखिए कि जो ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स हैं वो लिया गया था बहुत सारे स्कूल्स में कि आप क्या सोचते हैं आप लोग मतलब हमें ऑन करना खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए। सारे स्टेट्स बहुत सारे स्टेट्स पूरे हैं स्कूल्स को कि अपने पेरेंट्स से आप पूछिए कि वो क्या चाहते हैं स्कूल खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए। लेकिन उसका एक बहुत ही छोटा विंडो दिया गया था उनको। और चूंकि पहले बहुत सारे स्कूल्स को ये ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा कुछ पैंडमिक आएगा या फिर सिचुएशन आएगा जिस वजह से सारे स्टूडेंट टीचर का एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन का उनके पास चैनल नहीं है। बस वही होता था रिपोर्ट कार्ड में लिख करके या फिर डायरी में लिख करके कॉल योर पेरेंट्स टुमारो वो प्रथा चलती थी हमारे यहाँ पे। तो उस वजह से भी टीचर्स से पेरेंट्स को मतलब मेल जोल बढ़ाना या फिर ग्रुप डिस्कशन करने का ऑनलाइन या फिर मिल करके कैसे करके करना है कुछ भी क्लियर नहीं है और बहुत ही कम टाइम है उनके पास। तो ये चीज़ भी एक चैलेंज है कि वो लोग अभी फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं। तो सीबीएसई ने क्या किया इसके ऊपर सेंटर का क्या रिस्पॉन्स था? सीबीएसई ने किया कि उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो घटा दिया। अब इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि सिलेबस तो घटा दिया 9 टू 10 लेकिन 30% सिलेबस आपने कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सोशली मतलब सोशल आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या फिर सोशली इन्फॉर्म्ड सिटीज़न खड़ा करने के लिए आपके नेक्स्ट जनरेशन का। तो आपने क्या किया कि डेमोक्रेटिक राइट्स, फेडरलिज्म, सिटीजनशिप, सेक्युलरिज्म ये सब चैप्टर्स आपने हटा दिए। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी ये चल रहा है, विवाद चल रहा है कि ये आप लोग इस तरह के जो चैप्टर्स है वो कैसे हटा सकते हैं। इससे तो आपका जो सोसाइटी है वो सोशली स्टंट हो जाएगा। स्टंट मतलब हैंडीकैप हो जाएगा सोशली।
तो ये सब की वजह से जो है कि अब जो डिसीज़न है एकेडमिक फ्रंट के ऊपर में, जो एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं, उन सब को अब लेने की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो गई है। और मतलब किस प्रकार से इस चीज़ को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, वो चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बाकी भी जो इश्यूज़ हैं वर्ल्ड वाइड कि कैसे करके ये कम्युनिकेशन मतलब फैल रहा है ये इन्फेक्शन, उन सब चीज़ को भी इनरोल करते हुए ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए कि हमारे न्यू पॉलिसीज़ बनाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक लार्ज स्केल स्टडी किया गया था साउथ कोरिया के अंदर, और ये चीज़ को यूएसए की भी एक जो हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि जो ओल्डर चिल्ड्रंस हैं बिटवीन 10 टू 19 ईयर्स, वो लोग भी जो वायरस है उनको बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट करती है। जैसे ठीक वैसे ही जैसे अडल्ट्स ट्रांसमिट करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर ऐसा हम लोग को लग रहा है कि हम लोग चिल्ड्रन जो है या फिर जो थोड़े से बड़े जो एडल्ट चिल्ड्रन हैं, आपके जो यंगर जो कॉलेज गोअर्स हैं या फिर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अगर थोड़ा कम फैलाएँगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी उतना ही फैलाते हैं जितना जो ऑफिस गोअर्स हैं या फिर जो नॉर्मल जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो लोग फैलाता है। तो जिस वजह से जो अभी नया पॉलिसी बनाने का है हम लोग को, स्कूल खोलने का, कॉलेजेस खोलने का, उनको उसी प्रकार से बनाने का है। नहीं तो फिर यूरोपियन एक्सपीरियंस होगा जो कि डेनमार्क में हुआ था कि जैसे ही उन्होंने स्कूल खोला तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो बढ़ गया। मतलब छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो इन्फेक्टेड हो गए थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गया था। तो अब जो है ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो आया है हमारे सोसाइटी के अंदर, तो इसमें जो सेवरल इनइक्वालिटीज़ हैं, और हम लोग जैसे कि इंडिया में जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, उसमें मल्टी जनरेशन होम्स हैं, जिसके अंदर छोटा बच्चा भी है 10 साल से छोटा, जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कोविड-19 से, साँस लेने वाला प्रॉब्लम की वजह से। इसमें बड़े-बुज़ुर्ग भी हैं जिनको अक्सर हमारे इंडियन सोसाइटी में दिखाया जाता है कि या तो दम्मा या फिर डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम्स होता है। और उसके बाद फिर ऑफ़िस गोअर्स और स्कूल स्कूल या कॉलेज या हाई स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं। तो ये जो मल्टी जनरेशन होम्स हैं, तो उसमें अगर आप सोचो कि हम ये पॉलिसी लेकर के आ जाएँगे तो उसमें जो है कि एड्रेस हो जाएगा, तो नहीं, उसमें आप देखिए कि आप कोई भी पॉलिसी लेकर के आओगे तो सबको उतना ही प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज़ इसके ऊपर हम लोग पहले भी आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे अगर टीवी पे भी अगर कोई प्रोग्राम चलाया जाता है किसी सीबीएसई के या फिर कोई दूसरे स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमें ये चीज़ देखना होगा कि एक घर में अगर मान लीजिए एक ही मोबाइल है जो कि सब लोग यूज़ करता है, और उस घर में अगर जो टीचर भी रहता है और फिर जो पेरेंट्स है वो टीचर भी है, और वो फिर उसके बाद उनके बच्चे भी जो हैं वो स्टूडेंट भी हैं, तो किस प्रकार से हम लोग किस चीज़ को यूज़ करना है, इन सब चीज़ को भी ध्यान रखते हुए मतलब हम लोग को आगे अपना पॉलिसी फ्रेमिंग की ज़रूरत है। तो जिस वजह से ये एक और पॉइंट आ गया मल्टी जनरेशन होम वाला, तो ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब जो है कि स्कूल रीओपनिंग के लिए हम लोग को क्या-क्या देखना होगा, मतलब ऐसा राइटर कहते हैं कि प्रोटोकॉल क्लास में अच्छे तरीके से फॉलो हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग सही ढंग से हो सके, वेंटिलेशन इन रूम हो सके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यूएसए में एक जगह पे कहीं पे एग्ज़ामिनेशन हो रहा था या फिर यूरोपियन किसी कंट्री में एग्ज़ामिनेशन हो रहा था, तो फुटबॉल ग्राउंड का यूज़ किया गया था। उसका कॉलेज या स्कूल के अंदर जो फुटबॉल ग्राउंड था, उसके अंदर इक्वल डिस्टेंसिंग पे चेयर्स और टेबल्स लगा दिए गए और वहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया। तो वो क्या है कि ओपन में एग्ज़ाम है तो वेंटिलेशन प्रॉपर था, और उसमें फेस कवरिंग भी उसमें इंश्योर करवाया गया, और इन्विजिलेटर जो है वो भी जब जाती थी किसी के पास तो एक प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है वो उसको फ़ॉलो करती थी। तो अभी इंडिया में ये चीज़ की ज़रूरत है कि ओ और भी ज़्यादा हम लोग ओपन एयर क्लासेस को हम लोग इवॉल्व करने की ज़रूरत है, और हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। किस प्रकार से रिमोट एजुकेशन है, उनको भी हम लोग कहीं न कहीं कैसे भी करके एक खींच करके उनको फिर अब नॉर्मल जो 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 कंटिन्यूटी है, हमारा प्रोसेस है एजुकेशन सिस्टम का, उसमें उनको लेकर के आ सके। बिकॉज़ भले पैंडेमिक आ गया अभी हमारे इंडिया के अंदर और ग्लोब में, लेकिन आगे जो फ्यूचर डिसरप्शंस इससे आएगा, अगर बच्चे जो हैं उनका अगर एज शॉर्ट हो जाता है या फिर जो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन भी नहीं हो रहा है तो उनका एज जो चला जा रहा है बच्चों का, तो इस ये जो आगे फ्यूचर जो डिसरप्शंस आएगा, वो एड्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रूल ऑफ मॉब ऑन मॉब लिंचिंग इन सेवरल स्टेट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा। तो इसमें ये कहते हैं कि जैसे कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो वो आपका था कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के ऊपर क्या-क्या नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के और एनएचआरसी के द्वारा जो बताए गए हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अभी फॉलो नहीं किया जा रहा है।
तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, मैं चाहूँगा वो भी आप एक बार देख लीजिए। ख़ैर, ये जो आर्टिकल है वो इसमें दूसरे फ्रंट्स पे देखा जाता है, वो था आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और ये आपका मॉब लिंचिंग। ये दोनों अभी इंडियन सिक्योरिटी के लिए पेपर जीएस 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा आर्टिकल। तो मॉब लिंचिंग जो है अभी फ़िलहाल बांग्लादेशी नेशंस के साथ देखा गया है, जिसको ऐसा कहा गया कि वो मवेशी चोरी कर रहे थे, कैटल थ्रीविंग, और उस वजह से 3 लोगों को मतलब जनता के द्वारा मॉब लिंचिंग का क्या होता है मतलब आपको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बताऊँ कि जैसे जनता के द्वारा जो भीड़ के साथ द्वारा जो मार के और कुछ भी उनको अगर फिज़िकली या मेंटली हर्ट कर दिया जाता है, तो वो होता है मॉब लिंचिंग। तो इसमें अभी फ़िलहाल ये अभी तो कैटल थीविंग वाला हुआ, उसके कुछ दिन पहले भी एक और हुआ था केस बांग्लादेशी नेशन के साथ, 43 ईयर ओल्ड था, उनके साथ उनको भी मॉब लिंच किया गया था पुतनी टी स्टेट के पास में। तो 3 किलोमीटर वहाँ से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के दूर है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब उन दोनों को मॉब लिंच करने के बाद कुछ की मौत भी हो गई है वहाँ पे। तो जिस वजह से अब इंडिया अथॉरिटी जो है, वो लोग, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो लोग अब बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ को उनकी डेड बॉडीज़ को वापस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर राइटर्स कहते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो लोग स्मगलर थे, थीव्स थे या फिर कोई और कुछ काम किए हों, आप कभी भी रूल ऑफ लॉ को कैसे हाथ में ले सकते हो? आप जनता हो, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई सिचुएशन है कि हम लोग रूल ऑफ लॉ को हाथ में ले रहे हैं और उस चीज़ को अंडरमाइन भी कर रहे हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब को अंडरमाइन कर रहे हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी एक अपने पहले के जजमेंट में कह चुकी है कि रूल ऑफ लॉ को कभी भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, और मॉब लिंचिंग और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी अपने आप में एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, और जिस चीज़ को अपलॉड नहीं करना चाहिए लोगों के द्वारा, जो है उस चीज़ को और ज़्यादा एक्साइट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा देखा गया है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो जो है 2017 में जो डाटा आया था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को पब्लिश नहीं किया पब्लिकली, और मतलब जो 2017 वाला है उस चीज़ को उन्होंने रिलीज़ किया था अक्टूबर 2019 में, एक ईयर बिहाइंड जो शेड्यूल बाद में जाकर के, जिस समय उनको करना चाहिए था उस समय उन्होंने पब्लिश नहीं किया। उसके एक साल बाद में उन्होंने उस चीज़ को रिलीज़ किया, और उसके बाद भी जो कंटिन्यूअसली जो एनसीआरबी का एक और भी जो डाटा आया था मॉब लिंचिंग के ऊपर 2017 में, उस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल ही पब्लिश नहीं किया था। तो आप देखिए कि ये जो इनके तरफ से भी जो एक कमी है कि ये पब्लिश नहीं कर रहे हैं इस तरह का रिपोर्ट, उसके वजह से भी जो प्रॉपर अगर रिपोर्ट नहीं है, डाटा नहीं है, तो उसके ऊपर कैसे एक्ट करना है सरकार को, ये चीज़ जो है डाटा फ्रेमिंग या फिर पॉलिसी फ्रेमिंग ढंग से नहीं हो पा रही है। और स्टेट जो है करीब-करीब, जो असम है, असम में सबसे ज़्यादा देखा गया है ये सब केस कि करीब-करीब 143 रजिस्टर्ड क्राइम है पर लाख ऑफ पॉपुलेशंस, और जिसके अंदर ये जो मॉब लिंचिंग वाले केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि आपका किडनैपिंग ऑफ चिल्ड्रन, फिर सोशल मीडिया के थ्रू उनको किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हेट उनके प्रति फैलाना, फिर उसके बाद बहुत सारा फॉल्स एक्यूजेशंस की वजह से, जैसे काऊ स्लॉटर और गौ हत्या और ये सब सारा कुछ करना, फिर और भी सन ऑफ द सॉइल और ये चोरी-चमारी, ये सब का कुछ का भी जो है, सॉरी, कुछ का भी जो है वो इनका लगा करके एक्विजिशन, और फिर उसके बाद ये लोग जिसको इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो एनसीआरबी जो है, उनको ये कलेक्शन ऑफ डाटा जो है मॉब लिंचिंग के ऊपर, उनको ये पब्लिश करना चाहिए, ताकि हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग नए पॉलिसीज़ या फिर रूल्स लेकर के आएँ। बिकॉज़ इससे क्या होता है कि एक पोलराइज़िंग ऑफ डायट्राइब्स हो जाता है। डायट्राइब्स मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप्स या फिर ऐसे खबरें जो कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को बदनाम करती है सोसाइटी में, और उससे क्या है कि एक कम्युनिटी पोलराइजेशन हो जाता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, कि ये हमारा एरिया है, ये हम लोग उससे नहीं बात करेंगे, या फिर हम लोग उससे नहीं, वो बहुत ख़राब है, उसको नहीं अंदर आने देंगे। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो सब क्रिएट होने लग जाती हैं सोसाइटी के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड भी हो जाती हैं बहुत जल्दी, ऐसा देखा गया है रिसर्च में। तो अभी कुछ दिन पहले ऐसा एक आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत साहब, तो उनका भी 2019 में एक कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट आया था कि जैसे मॉब लिंचिंग कोई वर्ड नहीं है, इंडिया के अंदर तो खास नहीं है, और ये सब वर्ड जो है वो सब चलाया जा रहा है बस खाली इसलिए कि इंडिया को बदनाम किया जा सके ग्लोबल फ्रंट में। वो ऐसे भी कहते हैं जैसे कि ये सब जो मॉब लिंचिंग और ये सब सारा कुछ जो है वो सब उन्हीं के द्वारा फैलाया जाता है, और ये पोलराइजिंग ऑफ डायबिटीज़ जो होता है कहीं भी सोसाइटी के अंदर, वो ज़्यादातर देखा जाता है कि पॉलिटिकल लीडर्स या फिर जो नए-नए छुट-पुट लीडर्स पैदा होते हैं, उनके द्वारा ही अपने तुच्चे
एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। जैसे 2 सबसे ज़्यादा मेन कम्युनिटीज़ या फिर एजेंडाज़ इसके अंदर सामने आए हैं रिपोर्ट्स के अंदर। फर्स्ट, काउ प्रोटेक्शनिज़्म, और सेकंड, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर एंड रीजनल इश्यूज। तो इस वजह से जो है सन ऑफ सॉयल और फिर आपका जो चलता है कि हमारा ये बाहर से आकर के हमारा जो है कि वो जॉब ले लिया, ये सब की वजह से जो है मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है आजकल फ़िलहाल। तो विक्टिम लेकिन जिसका है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर से है, जो कि काफ़ी गरीब या फिर असहाय ग्रुप हमारी सोसाइटी के अंदर है, चाहे वो इंडिया के हों या फिर बांग्लादेश के हों या फिर कहीं का भी रोहिंग्या मुस्लिम हो, कुछ भी हो। लेकिन बहुत जो वल्नरेबल लोग हैं वही लोग इस चीज़ का विक्टिम होते हैं। और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए ये बिल्कुल ही प्राइड की बात नहीं है। और सोसाइटी को और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को डीरेल कर सकें, क्योंकि फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ लीगल रिकोर्स नहीं है हमारे पास इंडिया में, कुछ ठोस लीगल रिकोर्स जिसको हम लोग ये जो मॉब वायलेंस है उस चीज़ को ख़त्म कर सकें। और जो पब्लिक अभी फ़िलहाल ऐसा सैंक्शन कर देती है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पनिशमेंट जो बाय पुलिस जो है वो ठीक है, तो वो भी कहीं न कहीं इसी का एक फ़ॉर्म है। और उस जो मॉब लिंचिंग जो होता है उस चीज़ को और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है वो लोग आपस में एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जिस वजह से इंडियन सोसाइटी को बिल्कुल प्रोएक्टिवली ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और पुलिस को भी जो है एक्शन लेना चाहिए मॉब वायलेंस के ऊपर। और इस प्रकार से जितने भी जो जुडिशियल हैं या फिर हायर रैंक्स के ऊपर पुलिस है उनको एक्शन लेना चाहिए आपके एक्स्ट्रा जुडिशियल क्राइम्स के ऊपर, जो भी इनकाउंटर और ये सब सारा कुछ हो जाता है। तो जिस तभी जो है कि आगे चल कर के इंडिया की जो ये वायलेंस के वजह से जो इंडिया की जो जगहसाई हो रही है सब जगह, वो कम हो सकेगा। और इसके अंदर कहीं न कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मोर देन द क्राइसिस अ चांस टू रिबिल्ड इंडियन हेल्थ केयर। तो ये आर्टिकल जो है ये कोविड-19 के ऊपर है कि किस प्रकार से हम लोग इसके ऊपर अभी अपॉर्च्युनिटी बना सकते हैं ऐसे क्राइसिस के अंदर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिन पहले डब्ल्यूएचओ के जो डीजी हैं आपके टेड्रोस एडहानोम, उनका ऐसा कहना था कि इंडिया के अंदर ऐसा शो हुआ है कि धारावी स्लम जो है वो का कोविड-19 से बहुत अच्छा उभर करके सामने आया है। तो ये कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिल सकता है कि जो बड़े जो टायर 2 सिटीज़ के जो सिटीज़ हैं, जो बड़े-बड़े सिटीज़ वर्ल्ड अराउंड या फिर इंडिया के अंदर भी, जो कि एपिसेंटर बने हुए हैं आपके पैंडेमिक के, तो उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप सस्टेन म्युनिसिपल एफर्ट हो आपका और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रॉपर हो, तो ये दोनों को एक साथ ला करके आप जो है कि स्प्रेड को रोक सकते हो। और इसमें अपॉर्च्युनिटी है, हम लोग इसको मतलब एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डे जैसे ही हो गया आपका जनता कर्फ्यू के बाद, जो 22 मार्च को लगा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो हाइलाइट करके आई आपका 49 डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारे इंडिया के अंदर, उसमें 49 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पैंडेमिक से ग्रसित थे। और 80% जो हमारे केसेस हैं वो इन्हीं 49 डिस्ट्रिक्ट से आ रहा था। और करीब-करीब 90% जो केसेस हैं वो आपके अलग 8 स्टेट्स जो हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो है 8 स्टेट्स जो हैं उसमें से 90% केसेस आ रहा था और बाकी के जो स्टेट्स हैं उसमें सिर्फ 10% आ रहा था। तो ये जो एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का जो एक आंकड़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पास्ट कुछ वीक से हम लोग देख रहे हैं कि जो आंकड़ा है 30,000 का, उसके लमसम में ही जो है हर दिन का वो पार किया होते जा रहा है। और जिस वजह से इंडिया जो है वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल हमारे यहाँ पे रह रहा है, जिसमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का जो है और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है वो और भी ज़्यादा गमगीन होते जा रहा है। मॉर्बिडिटी क्या होता है? मोर्टेलिटी आपको पता होगा, लोगों की मरने की जो संख्या है बढ़ती जा रही है वो। और मॉर्बिडिटी मतलब इन्फेक्ट होने का या फिर बीमार हो जाने का जो कंडीशन है वो बढ़ते जाता है जब, तो उसको मॉर्बिडिटी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर में करीब मतलब 250 केसेस पर डिस्ट्रिक्ट देखा जा रहा है एट एन एवरेज। अब बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी केसेस आगे अब सामने नहीं आ रही हैं। तो ऐसे केसेस को राइटर कहते हैं कि ऐसे ग्राउंड लेवल पे ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके ऊपर अब केसेस नहीं आ रहे हैं, उनको आपको अलग करके आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ जो दहशत है इस चीज़ से पैंडेमिक के ऊपर, आप स्टेट और
नेशनल लेवल पे तो आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जो दहशत है आपके जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट नहीं इन्वॉल्व है इसमें और जहाँ पे ज़्यादा आपका संक्रमण नहीं है, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स को आपको आइडेंटिफ़ाई करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे जो है बाकी के जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, उन सब चीज़ को आप इन्वॉल्व कर सको, टाइम के साथ उसको चालू कर सको और उनको कहीं न कहीं जो है एक आउट ऑफ क्राइसिस जो है धीरे-धीरे करके निकालना शुरू करो, ताकि वहाँ पे जो अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगा तो आपके इंडिया लेवल पे कुछ ना कुछ जो आपका इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस है, उसको थोड़ा-सा कम करने में हमारे लिए एक रिलीफ़ साबित होगा। बिकॉज़ आप देखिए कि जितने भी जो हमारे पास ये पहले भी हम लोग जो चलाए थे आपका ग्रीन, येलो और रेड वाला ज़ोन का जो एक सीम चलाए थे कि जहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टेड लोग होंगे वहाँ पे रेड होगा, जो कम इफ़ेक्टेड लोग होंगे तो वहाँ पे येलो और जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अफ़ेक्टेड लोग हैं, वहाँ पे ग्रीन ज़ोन हम लोग करेंगे। तो इस चीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेंथन करेगा और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वहाँ पे, वो लोग और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो लोग जो मतलब जो उसमें इन्फेक्टेड ज़्यादा नहीं है जहाँ पे जिस स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, तो उस जगह पे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पे सोशल इश्यूज़ जो हैं, सोशल पॉलिसीज़ जो हैं, उनको और बढ़िया तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे और ऐसा हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे लोग जो हैं वो हंगर से उस जगह पे तो कम से कम एटलीस्ट लोग ना मरे, जहाँ पे अब कहीं न कहीं जो इकोनॉमिकल जो जो पैंडेमिक की जो क्राइसिस है वो कम हो चुकी है। फिर इसके बाद जो हाउसहोल्ड है उनको न्यूट्रिशनल और इकोनॉमिकल आउटकम भी जो है, इनकम आउटकम भी जो है, उस चीज़ को भी वहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सकेगा और वहाँ पे जो है टेस्टिंग कैपेसिटीज़ भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो है, उनको एक ड्रामेटिक कोऑपरेशन के द्वारा हम लोग उस चीज़ को कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? तो इसके ऊपर राइटर बोलते हैं कि जैसे वर्ल्ड वाइड भी इनोवेशंस किया जा रहा है इस सेक्टर में और इंडिया को भी जो है कि इस क्षेत्र में कदम उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइंस डिपार्टमेंट है एवरी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी अलाइड जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको आपको लगाना चाहिए कि कि आप लोग जो टेस्टिंग है, उन सब चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा जैसे पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग है, ये सब के अंदर उनको वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट उनको आप दीजिए। इससे 2 फ़ायदा होगा, एक तो उनका जो है कि आगे का जो एक प्रॉस्पेक्ट है उनके लिए मेडिकल रिसर्च और ये सब चीज़ का, तो वो बढ़ेगा। उनको एक कहीं न कहीं मतलब एक स्किल डेवलपमेंट भी होगा उनका। लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और फिर एटलास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का भी, तभी जाके ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो पाएगा और अगर हम ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा पाते हैं तो आप देखिए कि बहुत ही बड़ा एक ट्रेनिंग का जो माहौल है स्टूडेंट्स के अंदर में आगे चलकर बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट का जो माहौल है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ वो इन्वॉल्व होकर काम करेंगे, तो एक जो एक्सपोजर है उनका और एक जो अंडरस्टैंडिंग है उनका मार्केट का, सोसाइटी का और उनके प्रोफ़ेशन का जो फ्यूचर में वो लेना चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्लियर होकर के आएगा और इंडिया के लिए एक हेल्थ केयर में एक बहुत ही बढ़िया करियर अपॉर्च्युनिटी उनके लिए ये प्रोवाइड कर पाएँगे हम लोग। तो लैबोरेटरी और बेड साइट्स ये सब को कैसे मेंटेन करना है, इन सब चीज़ के ऊपर भी जो है अलग-अलग डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को हैं, हम लोग को ये चीज़ को उनके हवाले करना चाहिए और जो इमर्जिंग टैलेंट है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और टायर 2, टायर 3 टाउन्स में स्पेशली, तो इन सब जगहों पे इनको कैसे करके जो अपॉर्च्युनिटी इनका वेस्ट ना हो जाए, इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। टेस्टिंग के ऊपर आगे वो क्या कहते हैं कि देखिए, जितने भी जो टेस्टिंग होते हैं हमारे इंडिया के अंदर में, वो फ़िलहाल स्वाब्स जो नो स्वाब्स है या फिर जो गला के अंदर से जो सैंपल्स निकाल करके और लेकर के वो लोग आरटी-पीसीआर जो टेस्टिंग कर रहे हैं, ये चीज़ इंडिया के अंदर हो रहा है। लेकिन वर्ल्ड वाइड ऐसे 12 वीक्स के अंदर ग्लोबली हम लोग देखे हैं इनोवेशंस ऐसा कि अब सलाइवा से भी जो है कि बहुत जगह पे ये टेस्टिंग होना शुरू हो गया है और ऐसा राइटर कहते हैं कि बहुत जल्द ही ऐसा जो है कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड टेस्टिंग भी होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा डायबिटीज़ के लिए घर में ही लोग आजकल टेस्टिंग करना शुरू कर दिए हैं। एक मशीन आता है, उससे आपका डायबिटीज़ या फिर जो ब्लड प्रेशर है वो सब घर पे भी टेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के भी अभी जो है कि आगे आने वाले हैं, ऐसे सिचुएशन आ जाएगा अभी कुछ बहुत ही कम टाइम में ही। तो इसमें इंडिया को जो है कि अभी इस चीज़ का अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो इंक्रीज़्ड अगर टेस्टिंग हम करवाते हैं, तो ये एक
बहुत ही बड़ा मतलब कंट्रीब्यूटर होगा हमारे जो नंबर्स हैं उनको कम करने का, क्योंकि जहाँ पे भी देखिए आप जो टेस्टिंग अगर नहीं होता है ढंग से, तो वहाँ पे मॉर्बिडिटी जो इश्यूज़ है, जो लोग ज़्यादा बीमार होने वाले जो इश्यूज़ हैं और मोर्टेलिटी जो है, वो और भी ज़्यादा बढ़ करके आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल झारखंड, बिहार और टायर 2, 3 सिटीज़ जहाँ पे नहीं हुआ था इतना ज़्यादा टेस्टिंग, वो आज जो है कि अब धीरे-धीरे सर्ज पकड़ते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो टेस्टिंग के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो एपिडेमिक है उनको हम लोग को सिचुएशन मतलब ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये लॉकडाउन है और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, इसको पुलिसिंग के द्वारा हम लोग इसको एड्रेस कर सकते हैं। नहीं, इसको आप लॉकडाउन के अलावा अगर आप ऑन डिमांड टेस्टिंग से या फिर आप अच्छे से एडमिनिस्टर करके अगर आप इस एक्सरसाइज कर करके इस चीज़ को अगर आप मतलब कन्फ्रंट कर सको, इसका सामना कर सको पैंडेमिक का, तो वो आपके सोसाइटी के लिए और कम्युनिटी के लिए या फिर इकोनॉमिकल लेवल्स बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। बिकॉज़ आपको जैसे पहले भी पता होगा और हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत बार ऐसे भाषण में कहते आए हैं कि जहाँ पे भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जब शुरुआत हो जाता है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नहीं, अब जब कॉलेज के बच्चों को जब हम इन्वॉल्व कर देंगे, हम लोग इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व कर देंगे, आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को टेस्टिंग में और सब चीज़ों में, तो ये एक बहुत ही मास लेवल का एक मुहिम बन जाएगा और इसके अंदर में लोगों के अंदर और भी ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस आएगा पॉपुलेशन के अंदर, हम लोग इंक्रीज़ कर सकेंगे ट्रीटिंग और सेल्फ सीकिंग बिहेवियर, सेल्फ एडवांसमेंट बिहेवियर, पब्लिक हेल्थ लेवल जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करके आएगा और इससे क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग आएगा डिसीज़ डायनामिक को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिटी के अंदर और कम्युनिटी के द्वारा। तो इस तरह का जो इमेजिनेटिव एक्सपैंडिंग टेस्टिंग जो होगा उससे हम लोग ऐसा देखेंगे कि हम लोग बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो चीज़ को हम लोग एंजॉय कर पाएंगे इस एपिडेमिक के माहौल में भी। और जिसके अंदर जो है हम लोग करीब-करीब 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऐसा माना जा रहा है कि इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अगर इन्वॉल्व होगा तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए भी अगर आगे भी चल के अगर ऐसा कुछ एपिडेमिक आता है तो हम लोग वर्ल्ड के लिए एक मतलब एक मिसाल या फिर जैसे हमारे यहाँ से एक्सपर्ट वहाँ पे जा कर के और काम कर सकेंगे, ऐसा हम लोग एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएँगे अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के वर्कर्स के लिए। तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स और कॉलेजेस के लिए नहीं, इसके बाद उनके बाद वो राइटर कहते हैं कि हम लोग बायोटेक जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको भी हम लोग इनोवेटर्स जो हैं उसके अंदर उनको भी एनकरेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे दिल्ली में अभी हो रहा है, इस तरह के जो ऑक्सी पल्स हैं, उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है जितने भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको। जिनके माइल्ड और जिसको भी जो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल से लो अगर सिम्पटम्स हैं तो उनको ये चीज़ प्रोवाइड करवा के घर पे ही होम क्वारंटाइन कहा जा रहा है। और एक थ्रेशोल्ड बता दिया जा रहा है कि आप ये थ्रेशोल्ड जैसे ही आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होगी तो ये बताता रहेगा या ये इंस्ट्रूमेंट, तो जैसे ही एक थ्रेशोल्ड की इतना मान लीजिए अगर इससे ज़्यादा अगर कम हो गया तो आप तुरंत फ़ोन कीजिए। तो हम लोग या तो सिचुएशन के अनुसार अगर आपको घर पे देने का हो ज़रूरत तो ऑक्सीजन हम लोग घर पे सप्लाई कर देंगे, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है तो हम लोग उसको आपको नियर बाय हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे। तो ये जो एक मैकेनिज़्म है वो इंडिया भर में लेवल में आपको ये चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। राइटर ने दिल्ली का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली में शुरू हुआ है। तो ये चीज़ जो है वो बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिस जो है काफ़ी बढ़िया है। इससे दोनों को फ़ायदा मिलेगा। इंडिया को कहा जाता है इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड है, जो बहुत सारे डायग्नोस्टिक के थेरेपिस्ट के लिए, पर्सनलाइज़्ड थेरेपी डायग्नोस्टिक के लिए नए-नए जो इनोवेशंस हैं और प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे टाइम पे इंडिया के जितने भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि इस चीज़ से इन्वॉल्व्ड हैं, उनको स्टेप अप होना चाहिए और भी नए-नए तरीके के ये सब चीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जो कोई म आगे चल कर के मॉर्बिडिटी को और बढ़िया तरीके से एड्रेस करने में, मॉनिटर करने में हम लोग को हेल्प करेगा। तो अभी फ़िलहाल ये जो पल्स वाला जो एक स्कीम है, इसके लिए सरकार को 2 काम करना होगा। उनको ये एंश्योर करवाना होगा, पहला कि जितने भी जो डायग्नोस्टिक पॉज़िटिव रिपोर्ट आएँगे कोविड-19 के, मान लीजिए पॉज़िटिव आ गया किसी का, तो उसके पास रिपोर्ट के साथ ये पल्स ऑक्सीमीटर भी साथ में जाना चाहिए और एक फ़ोन नंबर देना चाहिए कि जैसे ही रिपोर्ट स्टेटस जैसा भी आपका होगा फ्यूचर में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया तो आपको इस जगह पे कॉल करना ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, और अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है तो इस नंबर पे फ़ोन करना ताकि हम आपके लिए बेड ऑक्सीजन के साथ में प्रोवाइड करवा सकें। तो ये जो है कि एक लीप है आपका इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और दोनों ही इंडस्ट्री को, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे जो दवाइयाँ बनाती हैं और फिर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनीज़ हैं, या फिर जो पल्स बनाने वाली जो इंस्ट्रूमेंट की जो कंपनीज़ हैं, ईसीई की कंपनीज़, उन तीनों को इस चीज़ से फ़ायदा होगा और लोकल जनता को तो होगा ही, क्योंकि कोविड-19 इलनेस के प्रति जो उनका जो एक दहशत है या फिर जो वो परेशान हैं कि हॉस्पिटल में
बेड मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये सब से भी उनको काफ़ी ज़्यादा राहत होगा। इसके अलावा जो 3% से 5% पीपल जो हैं, जो कि या तो 10 साल के नीचे के बच्चे हैं या फिर आपके 50-60 साल के ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, उनको डायरेक्ट हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं और उनको इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करवाने के लिए डॉक्टर्स, नर्स, पर्सनल जो लैबोरेटरी पर्सनल हैं, उन सबको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी जो ये जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं हमारे पास, उनके लिए भी हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स और फिर सेफ्टी, उनके घर पे सेफ्टी, उनके परिवारजनों के की सेफ्टी, उनको सैलरी ऑन टाइम इंश्योर करवाना गवर्नमेंट की अभी सबसे पहली ज़िम्मेवारी बनती है। क्योंकि अभी अगर क्रिटिकल एंगेजमेंट जो है इंडियन बायोफ़ार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़ का अगर हम नहीं करते हैं या फिर कर लेते हैं अगर बाय चांस, तो हम लोग आगे चल के जो हम लोग का एक जो मैकेनिज़्म क्रिएट होगा हमारे इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा सराहनीय होगा और काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमल होगा। तो इस प्रकार से जो इनोवेशन है, इंडिया को ये क्राइसिस से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है और इंडिया को अपने एक प्रॉपर आउटकम के लिए ये चीज़ को इंश्योर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि सोशल और इकोनॉमिकल सपोर्ट के साथ ही इंटरवेंशन करना अच्छा है। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हर जगह ज़रूरी नहीं होता है।